हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपी टेट का 2016 का ईवीएस का पेपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अब तक आपसे आपके 2017, 18, 19 के तीनों पेपर को डिस्कस किया है, जिससे कि आप इवैल्यूएशन कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2016 का पेपर। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो लेवल है एग्जाम का, वो किस तरह पहले इजी था और धीरे धीरे आपका लेवल थोड़ा थोड़ा हार्ड होता गया। और जब आप 2011 का पेपर देखेंगे तब तो आप ये कहेंगे तो हम बिना पढ़े ही कर देंगे। तो जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आपका जो लेवल है बहुत इजी था। और 2019 के पेपर में और 2016 के पेपर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आइए करते हैं आपका आज का ये क्लास स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, वो किस जीव के संरक्षण के लिए है। तो आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था गिर नेशनल पार्क, गुजरात में पढ़ा था। तो अब हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि ये किसके लिए है। और आपको याद हो तो मैंने आपको शायद बोला था कि कमेंट बॉक्स में आपको सर्च करके बताना है, आपको होमवर्क में दिया होगा। बट आपने अगर उस टाइम पे देख लिया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं देखा होगा तो अब कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ऑप्शन है आपके पास एलिफेंट है, स्नेक है, राइनासोर्स है, या फिर आपका फोर्थ लॉयन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? लॉयन रहेगा, शेर रहेगा। तो जो आपका ये गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका शेर, शेर के लिए है ये। तो ये आप याद रखेंगे। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉन एज द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द एनिमल। तो ये आपका हो जाएगा लॉयन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड। जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है? सॉइल पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, नॉइज पॉल्यूशन से, या आपका वाटर पॉल्यूशन से। तो देखिए, जो ये ग्रीन मफलर है ये आपका नॉइज पॉल्यूशन से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि ग्रीन मफलर का मतलब होता है जब हम कई रो में, बहुत सारी रोज में एक साथ लगातार पेड़ लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो नॉइज, जो पॉल्यूशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, बट अगर पेड़ लगा देंगे एक रो में तो वो जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसलिए ग्रीन मफलर को हम यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन से संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। यहाँ पे बोला है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो आपके पास ऑप्शन है लाल सागर आपको, अरब सागर आपको, या काला सागर आपको, या भूमध्य सागर। इन चारों में से कौन सा सागर है जो आपका अफ्रीका से यूरोप को अलग करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेडिटेरियन सी। क्या कहेंगे आप? भूमध्य सागर है जो आपके सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से। कौन सा है? मेडिटेरियन सी है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट कह सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। जो ओजोन डे है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और हम आपके लिए एक वीडियो और लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हम आपसे इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ओजोन का डिप्लीकेशन का कारण क्या है, ओजोन लेयर कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पर है, सब कुछ हम उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फूड चेन हर्बीवोरस आर। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये तो आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप सभी कर सकते हैं। तो जो आपके शाकाहारी होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं।
हिंदी में देख सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, प्राथमिक उत्पादक कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, अपघटक कहेंगे। तो जो आपके सहकारी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। तो याद होना चाहिए आपको, एक होता है आपका हर्बीवोरस, एक होता है आपका कार्निवोरस, एक होता है आपका ओमनीवोरस। तो ये तीनों होते हैं आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र कहते हैं, मतलब केमिकल साइकिल कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं, भूभीय चक्र कहते हैं, ज्योग्राफिकल साइकिल कहते हैं, सॉरी ज्योग्राफिकल नहीं है, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, या फिर उसे आप जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो इस चक्र को जो हमारा होता है, इस चक्र को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें होती हैं। तो ये चक्र क्या कहलाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कोज मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो आपका ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, इसमें सबसे कम पॉल्यूशन किससे होता है। तो आपके पास ऑप्शन है डीजल से होता है, हाइड्रोजन से होता है, पेट्रोल से होता है, या फिर कोयले से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन सब के कंपेयर में सबसे कम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एंडेंजर्ड एनिमल गियांट पांडा इज फाउंड इन। जो ये एंडेंजर्ड एनिमल मतलब संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चाइना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर ड्यू टू रिलीज। तो आप सभी जानते होंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। और ये किसके कारण हुई थी, जो ट्रेजेडी हुई थी ये इसके कारण हुई थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो थी वो उसका रिझाव हो गया था, जिसके कारण ये ट्रेजेडी हुई थी। तो हमसे यही पूछा जाता है कि ये कौन सी गैस थी जो रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर। तो ये कौन सी गैस थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस थी जिसका रिझाव हुआ था हमारा इस ट्रेजेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर विच कंट्री। जो क्रिसमस है समर्स में कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करती है। तो ये आपकी जापान करती है, आपकी इंडिया करती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया करती है, या फिर आपकी अमेरिका करती है। तो ये जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो समर में हमारा क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। हम जानते हैं हमारा तो ये समर में सेलिब्रेट इंडिया में तो होता नहीं है। तो हमें याद रखना है कि जो समर में सेलिब्रेट होता है क्रिसमस वो कहाँ होता है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड टू इम्प्रूव। जो गंगा एक्शन प्लान है उसको लाने का उद्देश्य क्या था। तो निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु, मतलब किस सुधार हेतु हम उसे लेके आए हैं। अगर हम वो प्लान लेके आए हैं, किस लिए लेके आए हैं, जल की गुणवत्ता मतलब वाटर की क्वालिटी के लिए, जल का वेग मतलब वाटर की वेलोसिटी के लिए, जल का प्रचुरता मतलब वाटर की क्वांटिटी के लिए, जल के तापमान मतलब वाटर के टेम्परेचर के लिए। तो ये जो गंगा एक्शन प्लान था ये लॉन्च्ड किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था, जिससे वाटर की क्वालिटी के लिए, किसके लिए, जल की गुणवत्ता के लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स प्रोड्यूसिंग ट्री इज। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो आपके पास ऑप्शन है नीम, देवदार,
चीड़, ओक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है नीम। नीम ही है जो आपका जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन जियो इकोसिस्टम। जो आपकी इम्पोर्टेंट सोर्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी था, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था उसमें, पर यही था, सोर्स ऑफ एनर्जी ही था। तो यहाँ पे इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, सन होती है। हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, क्योंकि जो सन पे डिपेंडेंट है वो प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है, सन के ऊपर डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है। और प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से पूरे इकोसिस्टम की एक चेन बनी हुई है। तो मेन सोर्स क्या हो जाती है, हमारा सन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वेजिटेशन डेजर्ट रीजन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है आपका महोगनी, आपका कैक्टस, आपका फर और आपका चंदन। तो मतलब यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कौन सी वेजिटेशन आपकी डेजर्ट रीजन में पाई जाती है। तो इसका आपका आंसर हो जाता है कैक्टस। क्या हो जाता है, कैक्टस आपका इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। जो टाइटन है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, वरुण का, बुध का, शनि का, शुक्र का, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून, मरकरी, वीनस, सैटर्न। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है आपका शनि। जो आपका टाइटन है ये उपग्रह है शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप। इन निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, कौन सी फसल है, बायोडीजल की फसल कौन सी है निम्नलिखित में से। तो आपके पास ऑप्शन है कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, आलू है। जिसे आप कहते हैं कॉटन, जेट्रोफा को जेट्रोफा ही कहते हैं, शुगर केन, पोटैटो। तो आपका इसका सही आंसर होता है जेट्रोफा। जेट्रोफा आपकी वो फसल है जो बायोडीजल क्रॉप मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड। कौन से ईयर में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है 1982 में, 1992 में, 1986 में, 1997 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है 1986। तो देखिए डेट, ऐसे ऐसे एक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन आपका कब हुआ था, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, आपका वियना प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बेसिक ये आपको पढ़ लेने चाहिए, वरना हम आपको वीडियो में कवर करा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब, द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे हो, क्या हो, मतलब उसका कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, इंक्रीज इन ग्लेशियर, आपका जो हिमनद है उनमें वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो रही है, या वनों में वृद्धि हो रही है। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है वो होता है हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, तो वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। क्या निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, टेम्परेट ग्रासलैंड में, या आपका सवाना बायोम में। तो
मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जो हमारी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पाई जाती है, वो हमारी पाई जाती है इक्वेटर के पास में, जहाँ पे हमें सब चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे हमारा ये हो जाएगा आंसर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म बाय लावा। हमारी मतलब कौन सी मृदा है जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास आपकी लाल मिट्टी, नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमारी ब्लैक सॉइल है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, आपका लावा द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Which layer is atmosphere prevent ultraviolet rays non coming on earth surface of earth। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, Which layer of the atmosphere prevent ultraviolet rays from coming on the surface of earth। ये कहना चाह रहे हैं कि जो वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ओजोन लेयर होती है जो उन्हें रोकती है, और ओजोन लेयर आपकी कहाँ पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो स्ट्रेटोस्फेयर का क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आपको एक दो पॉइंट बता देते हैं यूवी रेज से रिलेटेड। तो आप सभी जानते हैं यूवी रेज जो होती हैं, एक हमारी यूवी रेज बी हो गई और एक यूवी रेज हमारी सी हो गई। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी रेज है, तो सबसे ज़्यादा तो हार्मफुल आपकी यूवी सी होती है। और दूसरा हमें ये पूछा जाता है कि यूवी रेज से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें कैंसर हो सकता है, हमारी मतलब आई ब्लाइंड हो सकती है, मतलब आइज़ ख़राब हो सकती हैं, और डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमें हो सकती हैं अगर अल्ट्रा वायलेट रेज हमें ऊपर पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राकेश ऑफ क्लास 5th यूजुअली डज नॉट सबमिट हिज असाइनमेंट टू ईवीएस टीचर ऑन टाइम, द बेस्ट करेक्टिव मेजर कुड बी। मतलब एक बच्चा है 5वीं क्लास में, वो अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया, तो उसके एक सुधारात्मक उपाय हम क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे केसेस में हमें ज़्यादातर एक टीचर बनने जा रहे हैं, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर एक बच्चा है, आपके सामने ये सिचुएशन दे दी, एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या है होमवर्क करके नहीं ला रहा है, आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आप क्या करेंगे, उस बच्चे से पूछेंगी क्या रीज़न है, क्यों नहीं करके लाया, या बस बजाने लग जाओगे। नहीं, आप क्या करोगे, पहले उसकी सुनोगे कि क्यों काम नहीं करके लाया, क्या पता कुछ रीज़न हो, उसको टाइम ना मिला हो, कहीं फैमिली के साथ बाहर चला गया हो, या कुछ काम आ गया हो, कुछ बर्डन हो। पहले उससे पूछेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, देन बात करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, तो देखिए इसका आंसर सिंपल आपका थर्ड सही हो जाता है। नॉर्मली अगर कोई बच्चा काम करके नहीं ला रहा है तो आप उसके रीज़न को फाइंड करेंगे, फिर आप बाद में और चीज़ें करेंगे। मान लीजिए आपने रीज़न फाइंड करा, बच्चे को समझाया, फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो बाद में आप एक्शन लेंगे। वरना सबसे पहले काम आपका क्या होना चाहिए, उस बच्चे को समझना, वो क्या रीज़न था, क्यों नहीं कर पाया, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये सब आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा टीचर बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी इज कॉल्ड लेक सिटी इन एमपी। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है। तो आपके पास ऑप्शन है भोपाल है, उज्जैन है, ग्वालियर है, इंदौर है। तो जो झीलों का शहर है वो आपका है भोपाल। कौन सा है आपका, भोपाल आपका शहर है, झीलों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर मोस्ट प्रीशियस आइटम इन हिज। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, गर्व, वेतन, छात्रों का विश्वास। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस आइटम जो होता है वो अपने स्टूडेंट का विश्वास होता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक, हाइपोथेसिस टेस्टेड रिपीटेडली एंड नॉट फाउंड इनकरेक्ट बिकम
उसे हम थ्योरी कहेंगे, लॉ कहेंगे, डिस्कवरी कहेंगे या बेसिक कंसेप्ट कहेंगे। हिंदी में सिद्धांत कहेंगे, कानून कहेंगे, खोज कहेंगे, मूल संकल्पना कहेंगे। तो देखिए, जो हाइपोथेसिस आप बार बार टेस्ट कर रहे हैं और वो गलत नहीं पाई जा रही है, तो वो आपका एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। अब ये सिद्धांत बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि इन्हें बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इनसे सेम रिजल्ट निकल के आता है। पहले जानवरों पे करते हैं, फिर इसे इंसानों पे करते हैं, फिर ये सेम ही रिजल्ट दे रहा है, तो ये कभी गलत होता नहीं है फिर। तो इसलिए सिद्धांत होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग? कौन सा हमारा एक सुटेबल मेथड है टीचिंग के लिए? आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेमिनार एंड डिक्टेशन। नेक्स्ट है आपका डिक्टेशन एंड असाइनमेंट। एंड तो इसका आपका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका सेमिनार एंड प्रोजेक्ट हैं, जो हमारा सुटेबल माना जाएगा हमारी टीचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आप और हम क्वेश्चन में क्या भूल जाते हैं? नोट भूल जाते हैं, और नोट को भूलने के बाद हम पूरे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और इससे हमारा 1 मार्क्स चला जाता है। तो अब 1 मार्क्स हमारे लिए कीमती है। उस बच्चे से पूछ के देखिए जिसका जो क्लियर होने से 1 मार्क्स से रह गया हो। अगर 90 चाहिए उसे और उसका 89 आया होगा तो कितना दुख हुआ होगा उसे। तो इसलिए 1 नंबर की बहुत कीमत है, उसको भी संभाल कर रखें। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका नाइट्रोक्साइड है, आपका हीलियम है, आपका मीथेन है। तो कौन सी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है हीलियम। कौन सा हो जाता है? हीलियम हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग नॉइज पॉल्यूशन। देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, कल मैंने आपसे यही बोला था कि आपसे क्वेश्चन का पैटर्न बदल देते हैं। जैसे अब इस वाले पेपर में आपसे पूछा गया कि नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करने की इकाई क्या है, और इसी तरह से कल आपके पेपर में कुछ इससे ही रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप याद दिला सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है कि ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई कौन सी होती है? आपकी जूल होती है, न्यूटन होती है, नैनो होती है, डेसिबल होती है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाता है डेसिबल। तो आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? इसमें बोला है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है? तो आपके पास ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, इंडस नदी या आपकी सुवर्णरेखा नदी। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सुवर्णरेखा नदी है, जो आपकी बे ऑफ बंगाल से गिरती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर? तो मतलब निम्नलिखित में से किस स्थलकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन आपके पास है लेपीज, यूआर की खाड़ी, वीआर की खाड़ी, जलप्रपात। तो इसका सही आंसर आपका है, तो इसका आपका आंसर हो जाता है यूआर की खाड़ी। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो से पता चला होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जो आपने पिछले साल के पहले पेपर सॉल्व किए हैं, अगर आप डिफरेंस चेक करने जाएंगे 2016 में और आपके 2019 के पेपर में, तो दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसमें अलग थोड़ा आपको हार्ड लगा होगा, और जैसे जैसे आप पिछले पेपर कर रहे हैं तो आपको लेवल थोड़ा ईजी लग रहा होगा। आई थिंक हमने गलती करी है, हमें पहले आपको पहले वाले पेपर कराने थे जिससे कि आपको लेवल पता चल सके, बट हमें ये था कि टाइम कम है, जितना जल्दी हो सके आपको कंटेंट दे दिया जाए। तो उस टाइम पे माइंड में आया कि 2019 का पेपर पहले बना दिया, बट कोई बात नहीं, आपको कंटेंट करना है तो कंटेंट आपका कवर हो रहा है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।